2025 का सूरज डूब चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तज़मीन जावेद और ये है खबर से तजिए तक। नया साल आ चुका है और कल देखते हैं कि सूरज की नई किरणें इस मुल्क के लिए और आलमी मंजरनामे के लिए क्या सूरत हाल पैदा करती हैं। 2025 बहुत से हवालों से बहुत से लोगों के लिए अच्छा भी रहा, बहुत से लोगों के लिए गमनाक भी रहा। और ख़ास तौर पे जो मैंने आपसे कल एक प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि आज का जो मैं प्रोग्राम करूंगा, वक्त आज बहुत कम है मेरे पास क्योंकि मुझे 3 मुख्तलिफ मौज़ूआत को समेटना है, लेकिन मेरा वादा है कि जो कुछ भी मैं समेटूंगा इंशाल्लाह आप तक उसकी बात पहुंचेगी। वो ये कि पाकिस्तान के लिए मेरी ज़ाती राय है, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं क्योंकि सहाफ़त सियासत हमारी इख्तिलाफात पर ही होनी चाहिए। वो ये है कि पाकिस्तान के लिए सिफारतकारी की दुनिया में पाकिस्तान ने बहुत माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, हासिल किए हैं। और ख़ास तौर पे जो हिंदुस्तान के साथ जो जंग हुई मई में, उसके बाद से पाकिस्तान की जो आउटरीच है यानी जो उसकी पहुंच है दुनिया भर में, उसको सराहा गया, उसको रिकग्नाइज किया गया, तस्लीम किया गया और कहा कि पाकिस्तान जो है अब वो मिडिल पावर के जरिए से देखा जाएगा। यानी ये कि एक सुपर पावर है, फिर आपकी जो वो पावर्स होती हैं कि जो बिल्कुल पावर्स नहीं होती, लेकिन एक मिडिल पावर भी होते हैं जो कि खित्ते के अंदर उनकी जो सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है वो बहुत बढ़ जाती है। बहुत से लोग, बहुत से ममालिक हमें सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन जब हमने हिंदुस्तान के 8 जहाज़ों को गिराया, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप बार बार जिसका तस्करा कर चुके हैं, जो अमेरिकी सदर है, पाकिस्तान की कामयाबियों के हवाले से, फिर हमने ये देखा कि एक मीटिंग होती है जुलाई के महीने में डोनाल्ड ट्रंप की और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स आसिम मुनीर साहब की वाशिंगटन में। उसके बाद भी एक गेम चेंजर हुआ। फिर हमने ये देखा कि गजा के हवाले से पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार रहा। पाकिस्तान ने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पेश की फलस्तीन के हक में, इसराइल की मुखालफत में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की परमानेंट मेंबरशिप भी थी और उसने बहुत सी चीज़ों को प्रिजाइड भी किया और इसराइल की मजम्मतें भी की। यहाँ तक हुआ कि इसराइल और पाकिस्तान बाकायदा सिफारतकारी में यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा में एक दूसरे के सामने, और पाकिस्तान ने इसराइल को बहुत अच्छे आईने दिखाए। तो ये सब कुछ पाकिस्तान ने अचीव किया। और जैसे कल मैंने आपसे कहा था कि जो पाकिस्तान जो है इस वक्त जैसे बैलेंस स्ट्राइक कर रहा है खित्ते के अंदर, कल आपने देखा कि सऊदी अरेबिया यूएई के माबैन कुछ इख्तिलाफात पैदा हुए थे। मैं मजीद इलैबोरेट उसको इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हमारा एक नेशनल इंटरेस्ट है, लेकिन उसके बाद हमने देखा वो डिफ्यूज हुआ और पाकिस्तान ने दोनों फरीकैन के साथ यही बात की कि गो के नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन उन्होंने रिस्ट्रेंट की बात की, खित्ते पे बात की। और आपने देखा कल जो यूएई प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान में मौजूद थे। फिर सितंबर के महीने में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान दफाई मुआहदा हुआ। फिर साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से तशक्कुर का नारा लगाया गया ईरान के पार्लियामेंट के अंदर, तशक्कुर पाकिस्तान यानी शुक्रिया पाकिस्तान। और शुक्रिया पाकिस्तान, और मैंने खुद जाती तौर पे एक जगह में मौजूद था, वहां पे कि मैं किसी ईरानी से मिला, ईरानी नेशनल से मिला, उसने कहा कि पाकिस्तानी मर्द का नारा उसने लगाया। तो ये मेरे मुल्क की एक बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी है। लेकिन क्या 2026 में ये जो सब कुछ हमने अचीव किया है, क्या इसके इकोनॉमिक मटेरियलाइजेशन हो जाएगी? क्या हम मुआशी तौर पे मजबूत होंगे? इस हवाले से मैंने बहुत ही मुख्तसर वक्त के लिए ज़हमत दी है। सीनियर तजियाकार हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के माहिर हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मैं उनको बहुत ज़ाती तौर पे बहुत पसंद करता हूं, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब। ये साल 2025 अब खत्म होने वाला है 2 घंटे बाद, लेकिन इस साल में बहुत कुछ हमने सिफारतकारी की दुनिया में अचीव किया है। जी हाँ, पहले तो तजनीन आपको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो, आपकी टीम को, आपके देखने वालों को, पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान से बाहर जितने लोग हैं, हमारे क्रिश्चियन ब्रदर्स हैं, उनको हैप्पी क्रिसमस। आपने फरमाया, सही फरमाया कि 2025 बहुत सारी तब्दीलियों के साथ रूनुमा हुआ और बहुत सारी तब्दीलियों के साथ इसका इख्तिताम हुआ और इसमें बहुत सारी परसेप्शंस टूटी और दुनिया के निज़ाम और खित्ते के निज़ाम और सब रीजन के ऊपर हमने बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होते हुए देखी। और उन सब में जो पाकिस्तान का बयानिया, पाकिस्तान का तासुर, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान डिप्लोमेसी, स्पेशली जो मिलिट्री डिप्लोमेसी थी, उसने कमाल किया। और यही वजह है कि जो आपका मिलिट्री मसल है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, वो काफी एक्टिव नजर आया और $10 बिलियन की सेल को कंफर्म किया, चाहे वो मुआहिदा लिबिया के साथ हो या सऊदी अरब के साथ हो या तुर्की के साथ हो या अजरबैजान के साथ हो। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो भारत का बयानिया था और भारत का तासुर था एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, एज अ चौथी बड़ी इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, एज अ $2,800 पर कैपिटा इनकम की,
वो टूटते हुए नजर आई और झूठ का पलंदा खुलते हुए नजर आया। जैसे डीकंस्ट्रक्टिविज्म बिलीव करती है कि हमें चीजों को डीकंस्ट्रक्ट करके हकीकत को देखना चाहिए, इस तरह भारत को लोगों ने देखा। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि एक ऐसा अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर जिसने अमेरिका को इंतहाई मुश्किलात का शिकार किया और अमेरिका के तासुर को भी बर्बाद किया, और वो है इजराइल। 6 मुस्लिम ममालिक के ऊपर उसने हमला किया, क्या तुनेजिया, क्या लेबनान, क्या यमन, क्या सीरिया, और इसके साथ साथ ईरान और गजा। हमने इजराइल को देखा और फिर ईरान के खिलाफ दोबारा बयानिया, और कल का झूठ दोबारा कि इजराइल वेनेजुएला के साथ मिलकर हिजबुल्लाह को ट्रांसपोर्ट कर रहा है अमेरिका के अंदर बदअमनी पैदा करने के लिए, दहशतगर्दी करवाने के लिए। और ईरान के पास एक बहुत बड़ा स्टॉक फाइल है, दोबारा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के ऊपर उसने तेजी से काम शुरू कर दिया है। और इसके साथ कमाल यह है कि उसने सीरिया में जहां असद रिजीम को खत्म करने में काविशें डाली, और अब रिपोर्ट ये आ रही है अल जजीरा के अरबी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कि दोबारा इजराइल ने असद रिजीम के जो सीनियर मिलिट्री कमांडर्स हैं उनसे राब्ता शुरू कर दिया है कि आप इस वक्त अहमद अशरा की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करें, इस पे हमारी बैकिंग होगी। फकत ये बल्कि डॉक्टर साहब बिल्कुल मैं इस मौजू पे आपसे मैं करूंगा गुफ्तगू, क्योंकि हमारे पास आज वक्त मुख्तसर सा है, बहुत से हमारे कुछ मेहमान हैं, लेकिन मैं आपसे 2 सवाल करूंगा आज। हिंदुस्तान पाकिस्तान के माबैन जो मामला हुए, हमने हिंदुस्तान को हरा दिया, यानी ये इसकी रिकग्निशन दुनिया भर में है, बहुत से लोग हमें सीरियसली लेते थे, मिडिल पावर के हवाले से पाकिस्तान का तस्करा बना। ये तस्वीर जो नाज़रीन आज स्क्रीन पे देख रहे हैं, 31 दिसंबर 2025 बांग्लादेश ढाका के अंदर जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब पाकिस्तान के नेशनल स्पीकर से हाथ मिला रहे हैं, और इत्तलात ये है कि खुद उन्होंने इनिशिएट किया। यानी ये अच्छी बात है, हाथ मिलाने चाहिए। आखिरकार आखिरी साल में जो तस्वीर आई है वो पाकिस्तान के हक में आई है, और इंडिया जयशंकर की जो बॉडी लैंग्वेज थी, याद होगा आपको मुनव्वर साहब जब बिलावल साहब गए थे 2022 में गोवा में, तो उनको बहुत ही कोल्ड उनके साथ एक रवैया रखा था। आज गर्म जोशी से बॉडी लैंग्वेज को देख के लगता है कि शायद कहीं उनको अब रियलाइजेशन हो रही है कि पाकिस्तान से मजीद कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते, इसके बावजूद भी वो झेलम पर पानी को कम कर रहे हैं, डैम्स बनाने के मंसूबे पे काम कर रहे हैं। देखिए, इसमें बहुत सारी वजूहात हैं। चूंकि 2022 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान का जो तासुर था वो काफी मुतासिर था, और वो भारत के जो ANI का जो नेटवर्क EU डिसइंफो लैब में पकड़ा गया, जिसके बाइस पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार दिया गया। हालांकि पाकिस्तान ने 74-75 हजार जिंदगियों की कुर्बानी दी, $130 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस बर्दाश्त किया, बदअमनी, इन्वेस्टमेंट करना आना और पॉलिटिकल पोलराइजेशन देखी, लेकिन दुनिया तस्लीम नहीं करती थी। अब उसी पोजीशन के ऊपर भारत नजर आ रहा है, और भारत की जो अहमियत थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, जहां पे रोमांटिसिज्म पीक पे था, जहां पे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में भारत को मरकजियत हासिल थी, वो टूट गया। और प्रेसिडेंट ट्रंप एक नई पॉलिसी 5 कोर पॉलिसी के साथ आए, रीजनल चैंपियंस के कॉन्सेप्ट के साथ आए, और इंडिया को ये याद दिलवाया कि आप पेरिफेरी हैं, हम सेंटर हैं, आपको हम कट टू साइज करेंगे। और अगर आप पाकिस्तान और भारत की तारीख देखें तो उसमें ये वाज़ेह है कि जब जब भारत प्रेशर में आता है तब तब भारत बातचीत के लिए तैयार होता है। ये खुशाइन है, हमें इसे वेलकम करना चाहिए। और मेरा हंच ये है कि ये जो जेस्चर सिंदूर ऑपरेशन 2 के नैरेटिव से हाथ मिलाने तक का जो सफर है, इसके पीछे मुझे लगता है, आई डोंट हैव एनी एविडेंस बट दिस इज माय स्ट्रॉन्ग हंच, कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी दोनों ममालिक के दरमियान में चल रही है और चलेगी मजीद, जिसकी वजह से ये बर्फ पिघलते हुए हमें नजर आ रही है। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। इस पे आपसे कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं फिर से आपका वक्त लूंगा इस मौजू पे, ट्रैक टू डिप्लोमेसी में प्रोग्राम करने के लिए। अच्छा, अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात पर एक बात मैं आपसे करना चाहूंगा। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 2025 में रीसेट हुए टाइज, लेकिन उसमें बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ओवर एक्सपेक्टेशंस भी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में नहीं रखनी चाहिए गिवन हमारी जो तारीख रही है अमेरिका के साथ। इस वक्त दो ऐसे लोग, मतलब दो ऐसे प्रीडोमिनेंट नैरेटिव्स हैं डॉक्टर साहब इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान की दोस्ती को लेके, कि ये पर्सनैलिटी ड्रिवन है मोस्टली, यानी ये कि डोनाल्ड ट्रंप और आसिम अली साहब के दरमियान जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के मेजर्स हैं, एंड सेकंड जो दूसरी जो चीज है वो ये है कि अमेरिका इंडिया से नाराज है।
देखिए तजनीन, दो तीन चीजें हैं। एक तो तारीखी ट्रेंड देखें तो उसमें अप्स एंड डाउन नजर आता है, इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को आप 3 Ts के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये ट्रांजिशनल है, ट्रांसैक्शनल है और ट्रांसफार्मिंग है। ये हर दौर के अंदर इसके अंदर आपको तब्दीली रूनुमा होते हुए देखती है, लेकिन इसमें जो कॉमन फीचर है, जो कंसिस्टेंट है, वो पेंटागन और जीएचक्यू के ताल्लुकात हैं। इवन 1990s में जब अमेरिका ने डबल सेट ऑफ सैंक्शंस पाकिस्तान पे आयद किए थे, तब भी जीएचक्यू और पेंटागन की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। और आपको सोमालिया का वो ऑपरेशन याद होगा जिसमें ब्लैक हॉक मूवी भी बनी थी। इसके साथ साथ चूंकि अमेरिका इस वक्त डिक्लाइनिंग पार है और अमेरिका ये अंडरस्टैंड करता है कि हर रीजन के अंदर एक पिवोट है और एक रीजनल चैंपियन है, लिहाजा वो पाकिस्तान ने अपने मसल्स को मई में होने वाली इंडिया के साथ झड़प में साबित किया। तो ये भी एक वजह है जिसके बायस वो करीब आए। और फिर अमेरिका अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहता है और साथ में पाकिस्तान के अंदर रेयर अर्थ और मिनरल्स हैं। डॉक्टर साहब पाकिस्तान की F-16 जहाज की अपग्रेडेशन भी अमेरिका ने इजाजत दे दी है ना उसके लिए इसी साल। जी वो दे दी है। उसकी एक और वजह है ना, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो F-16 है वो थर्ड लेयर में इस वक्त पाकिस्तान की डिफेंस पे है। पहले पे J-10C है, फिर आपका JF थंडर है, फिर F-16 है। तो ये अमेरिका के लिए नागवार गुजर रहा है। और फिर इसमें भी हकीकत है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो डेविएंट केस है, यानी वो पेंटागन और जो सिस्टम अमेरिका का पॉलिसी मेकिंग पे चलता है उससे जरा हटके, और वो यकीन रखते हैं कि किसी भी मुल्क के साथ किसी पे डाली जा सकती। अच्छा, बिल्कुल हमारे पास 5 मिनट रहते हैं। दो मैं आपसे मोटे सवाल करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया यूएई के दरमियान डिप्लोमेटिक एक स्टैंड ऑफ हुआ था, रिजॉल्व हो गया है, अपेरेंटली रिजॉल्व हो गया है। डिटेल्स आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हम यहाँ शेयर नहीं कर सकते, कौमी मफाद की बात है। लेकिन पाकिस्तान का रोल इसमें बहुत करीबी नजर आ रहा है। कल फॉरेन मिनिस्टर से सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की टॉक हुई, फिर रहीमिया खान में जो प्राइवेट विजिट पे जो यूएई प्रेसिडेंट आए हुए थे, वहां प्राइम मिनिस्टर साहब भी उनसे जाके मिलने के लिए गए। बहुत से लोग इस हवाले से ये पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान ऑब्वियसली बैलेंस स्ट्राइक करेगा, लेकिन कल आपने बहुत इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो प्रेस रिलीज आई उसमें क्वांटम लीप की बात की है कि तिजारती मुआहदे को हमें क्वांटम लीप देना चाहिए, यानी उसमें एक अच्छा खासा इजाफा करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बहुत ही सुनहरी मौका नहीं लगता कि पाकिस्तान अपने मुआशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर ले यहाँ पे? देखिए जो तजारत है वो तो अच्छी चीज है, लेकिन पाकिस्तान की जो माशी जो तरक्की है वो पाकिस्तान के साथ रीस्ट्रक्चरिंग के साथ मुंसलिक है, जिस तरह से रशिया ने रीस्ट्रक्चरिंग की अपनी इकोनॉमी को। अलबत्ता पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में मुसलमानों की हिमायत करना, उनकी मदद करना, ये सेंट्रल पिलर है। लेकिन जब भी दो मुस्लिम ममालिक के दरमियान में इख्तलाफ होते हैं तो पाकिस्तान न्यूट्रल होता है। और आपने देखा कि यमन वॉर में पाकिस्तान ने न्यूट्रलिटी दिखाई, लेकिन जैसे ही ईरान इसराइल जंग हुई, हालांकि ईरान के साथ उस वक्त हमारे वो इतने आइडियल रिलेशनशिप नहीं थे, लेकिन हम ईरान के ब्याह पे खड़े हो गए। कतर ने बहुत सारी गलतियां की हैं, मैं उसकी वजाहत नहीं करना चाहता, लेकिन जैसे ही इजराइल ने हमला किया कतर के ऊपर तो पाकिस्तान कतर के साथ खड़ा हुआ। तो मैं समझता हूं, आपको याद होगा सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में जो बर्फ को पिघलाना था, इसकी शुरुआत भी पाकिस्तान ने की थी, जिसका अंजाम चाइना ने फिर उसको तोड़ चढ़ाया। तो कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान का ये ट्रेंड है, बिकॉज पाकिस्तान की जो क्रिएशन है वो एक इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर है। और फिर 1970s में ये तय पाया था कि मुसलमान ममालिक को हमने सेंट्रल रोल देना है अपनी फॉरेन पॉलिसी के। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि मैं आपके मौके का फायदा उठाना चाहूंगा। सोमालीलैंड की जो रिकग्निशन हो गई है इसराइल ने की है, कल यूनाइटेड नेशंस के अंदर अमेरिका ने लेक्चर दिया बहुत से लोगों को कि आपने भी फलस्तीन को सबने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि आपने उसको तस्लीम कर लिया, अमेरिका ने लेक्चर दिया वहां पे, इसकी वजह से इसराइल ने भी कर लिया। तो क्या इसमें बुरा है? सर ये बताइएगा, पाकिस्तान के अवाम इतना आगाह नहीं है, ये सोमालीलैंड का मसला है क्या? मुख्तसर सा बता दीजिए, क्या ये बात बिल्कुल सही है कि इसराइल और अमेरिका के एम्बिशन नहीं है कि गजा के लोगों को वहां पे बसाया जाए? जी, उसके बहुत सारी वजूहतें हैं कि एक छोटा और मुल्क अगर क्रिएट होता है और यूनाइटेड नेशन में कबूल होता है तो फिर इसका वोट इजराइल के हक में जाएगा। इनफैक्ट उन्होंने सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज किया है। दूसरा, फलस्तीनियंस की रीसेटलमेंट का मामला है, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। और तीसरा, वहां पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो मामला है। और चौथा, जो उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो चाहते हैं कि सूडान, यमन और सोमालिया के अंदर वो जगहें जो कि बाबुल मंदब के करीब हों या दूसरे जो स्ट्रेटेजिक प्लेसेस हैं वहां पे करीब हों, वो इनके कंट्रोल में हो, इनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हो। और उन्हीं के भी यहाँ पे बाय द वे यूएई भी अमल कर रहा था।
बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मुनव्वर सर साहब, बहुत ही आपसे मुख्तसर वक्त के लिए गुफ्तगू हुई, क्योंकि हमारे पास आज मौजूआत बहुत है समेटने के लिए। डॉक्टर साहब आपने बहुत ही हमें वक्त दिया और 4 ऐसे सवाल पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात, पाकिस्तान हिंदुस्तान के मामले जो मामलात हुए उस पर, और आखिर में हमने सोमालीलैंड के हवाले से, फलस्तीन के हवाले से उनसे सवाल किया। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन है प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में, और आज एक और सेगमेंट मतलब उसके बाद भी होगा कराची के हवाले से। जैसे मैंने कहा था कि कराची के मसाइल को हम उठाते रहेंगे। सेकंड सेगमेंट, ईरान के अंदर इस वक्त एहतजाजी सूरत हाल मौजूद है, और साथ साथ ये कि नेतन्याहू ने और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान पर हमला कर सकते हैं अगर उन्होंने अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और जौहरी जो उनकी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको अगर उस पर जो है उन्होंने जो है रोका नहीं, उसको रुकावट नहीं की। मुर्तजा नकवी साहब हमारे साथ आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुर्तजा नकवी साहब, ये सीनियर सहाफी भी है, ईरान के अंदर होते हैं, और ब्रेक हमने नहीं ले रहे क्योंकि वक्त आज हमारे पास मुख्तसर सा है। मुर्तजा बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, तेहरान के अंदर सूरत हाल ये है कि इतवार के रोज से वहाँ पे एहतजाजी सूरत हाल है। वहाँ पे तिजारत जो बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, जो कि वहाँ के लोकल्स जो है वहाँ पे ताजिर बरादरी जो है वो बाहर आ चुकी है। इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि करेंसी डिप्रिसिएट हो चुकी है, बहुत से मसाइल पैदा हो चुके हैं। फिर ईरानी गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्स आता है, उन्होंने कहा है कि बातचीत बिल्कुल करेंगे, आप अपना बात बताइए हमें, हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया या अगर किसी एक्सटर्नल एनिमी के अगर आपने, यानी ये कि कोई बैरूनी दुश्मन के अगर आप आलाकार बन गए, तो आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो एहतजाजी सूरत हाल पैदा हो रही है, आपको क्या लगता है कि इसराइल अमेरिका फिर से, या इसराइल और अमेरिका के कुछ प्रॉक्सीज ईरान के अंदर वो ये सब कुछ पैदा कर रही है, वाकई ईरान के अंदर शदीद मसाइल हैं इस तरह के? बहुत शुक्रिया तस्मीन, आपने मुझे मौका दिया ताकि मैं सही सूरत हाल लोगों तक पहुंचा सकूं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से महंगाई तो हुई है। इन्फ्लेशन रेट तो आपको पता है बहुत हाई हुआ है, और लोगों की कुव्वत खरीद में जो है वो कमी आई है, उस पर असर पड़ा है। पूरी दुनिया में ये होता है, खुद हमारा मुल्क इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि इंसान निकल कर जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको डैमेज करें, और कोई भी आकिल आदमी अपने मुल्क में ये काम अंजाम नहीं देगा। और दूसरा, कोई भी गवर्नमेंट हो वो यही कहेगी कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज को डैमेज आप नहीं करें, एहतजाज करें, आपका राइट है, अपने मसालबात पेश करें। और वो वहां के जो कारोबारी हैं वो यही कर रहे थे। बीच में चंद एक लोगों को डालकर, एक जिस तरह से हमारे यहाँ पे मॉब को गलत रास्ते पर डाला जाता है, वो पूरी दुनिया में सीधा होता है। इस तरह के कई शवाहिद जो आपको दिखाए गए हैं वो सिर्फ एक तस्वीर है। दूसरी तस्वीर ये है कि कई लोग जो बीच में गलत नारों के जरिए इस प्रोटेस्ट को पेश करवाना चाह रहे थे, उनको पकड़ा गया है, उनको गिरफ्तार किए गए, उनसे पूछताछ का मरहला भी चल रहा है। और चंद जगहों पे ये सिलसिला शुरू हुआ था और ये 2 दिन के अंदर अंदर थम गया। कहीं 200 लोग, कहीं 250 लोग, कहीं 300 लोग, इस तरह से ये शुरू हुआ था। और मॉब को जो है वो गलत गाइड करने की कोशिश की गई। तो कमाल की बात यह है, खुद लोगों ने आगे बढ़, कारोबारियों ने कहा कि ये एहतजाज, ये प्रोटेस्ट हमारा कारोबार से मुताल्लिक है, करेंसी डिवेल्यूशन की रोकथाम से मुताल्लिक है। हमारा कारोबार स्टेट की प्रॉपर्टी को डैमेज करना नहीं है। हमारा प्रोटेस्ट का मतलब, हमारे प्रोटेस्ट का मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी नहीं है। हम अपने मुल्क के लिए खड़े हैं, अपने मुल्क के लिए जान देंगे, लेकिन गवर्नमेंट की जो नाकिस पॉलिसीज हैं उसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। इस तरह की कई क्लिप्स मेरे पास मौजूद हैं जिनमें नारे लगाने वाले और मौत को कन्वर्ट करने वाले लोगों को पकड़ा गया है, और वो इस वक्त अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन और नकवी साहब 2022 में भी एहतजाज हुए थे, 23 में भी हुए। जो एक खातून जो थी, जो कहा यह जाता इल्जाम लगाया जाता है, वो जो एक कस्टडी में उनकी मौत हो गई। बहुत से लोग कहते हैं कि उनका हार्ट अटैक आया। जो ईरानियन गवर्नमेंट ये कहती है, अब तक ये बात कहती है। और बहुत से जो एहतजाजी जो लोग हैं वो ये कहते हैं, जो मुजाहिरीन जो है वो ये कहते हैं कि नहीं, उनका मर्डर हुआ है। ईरान के साथ पाकिस्तान की, मैं आता हूं आपकी तरफ, ब्रदराना ताल्लुक तो है उनके साथ, लेकिन ये हकीकत तो है ना कहीं कि ईरान जो है बहुत मुआशी तौर पर शदीद दबाव में है। मैं यही आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, मुआशी दबाव को न सहने की वजह से लोग निकले हैं, लोगों ने आवाज उठाई है गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसीज के खिलाफ, और ये उनका हक है। गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि आप आवाज उठाएं, अपने मुतालबात लाएं, हम आपके मुतालबात को मानेंगे। जिस तरह से अभी जो उनका स्टेट बैंक का जो हेड था उसको तब्दील किया गया, इसी तरह से वजीर इक़्तिसाद का मामला हुआ, कई वजीरों के इस्तीफा ज़ेरे गौर हैं, मामला चल रहे हैं। ये मसला नहीं, ये दुनिया की हर गवर्नमेंट्स में होता है। कम्युनिटीज अपने मुतालबात पेश करती हैं, चाहे वो कारोबारी कम्युनिटी हो या दूसरी कम्युनिटी हो, वो अपने मुतालबात पेश करती है, गवर्नमेंट उनके मुतालबात को आगे रखती है, सुनती है। लेकिन ऐसी कम्युनिटीज कभी भी, कारोबारी कम्युनिटी खास तौर पर, कभी भी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करती है, क्योंकि उन्होंने इस मुल्क में अपना कारोबार लगा रखा हुआ है।
उनका अरबों डॉलर का सरमाया इस मुल्क में लगा हुआ है। कौन आखिर ये कहेगा कि जिसका सरमाया सारा किसी मुल्क के अंदर हो, वो उसी मुल्क के अंदर कोई वबाल पैदा करे? ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि इस वबाल के पीछे एक क्रिएशन है, एक मसनूई जालसाजी के जरिए इसको, इस मॉब को कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और ये चंद घंटों का एहतजाज था, उन्होंने किया, बाजार के अंदर दुकानें बंद हुई। मॉब को जो कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही थी दूसरी तरफ, मैं तो आपकी मुतवल्लिल खिदमत साहब, में अर्ज कर रहा हूं, आपकी बात का ऐसे फिर मतलब यह है, अब आपकी बात का मतलब यह है कि अब तक जो एहतजाज हो रहा है ये सिर्फ ईरान के अपने कौमी मसाइल की वजह से हो रहा है, इसमें इसराइल का हाथ नहीं है? नहीं, यही तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। लोग जो मुआशी एहतजाज के लिए बाहर निकले हाँ। हैं, उस मॉब को बाकायदा कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। जैसे बहुत सारी जगहों पे होता है, कुछ अपने लोग छोड़कर मॉब को कन्वर्ट करने की कोशिश करके, या शिद्दत पसंदी के नारे लगाकर, या मसलन सामने जो इंतजामिया है जो उसको देख रही है, उस एहतजाज को, या उसको कंट्रोल कर रही है, उस पर पथराव करके या कोई फायरिंग वगैरह करके फिर तरफ से सामने से, ताकि जवाब आए, और उस जवाब के की सूरत में जो नुकसान हो फिर उसको इंटरनेशनली जो है वो हाईलाइट किया जाए। वरना इस तरह के एहतजाजात तो इसराइल में आए रोज होते हैं। आपका मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया क्यों नहीं दिखाता है? नेतन्याहू के खिलाफ तो अब तक तकरीबन कोई 1000 से ज्यादा बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो चुके हैं, जिनमें लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले। कहाँ दिखाता है आपका मीडिया? नहीं दिखाता है नबी साहब दिखाता है। आप थोड़ी सी नाइंसाफी पे अपनी बात कर रहे हैं सर, साइड लाइन। अरे दिखाता है मैं सर, यही मैं कह रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप सर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मीडिया जो दिखाता है वो तो साइड लाइन पे एक टिकर चला के, एक स्टिकर चला के खामोश हो जाता है। अब आप देखें, कल से आज तक ये 3 दिन का दौरानिया है, मैं सोशल मीडिया भी देख रहा हूँ, इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा हूँ, सुबह से शाम तक इस तरह खबरें चलाई जा रही हैं कि ईरान के अंदर गवर्नमेंट ही चेंज हो गई, निजाम चेंज हो गया, रिजीम चेंज हो गया, लोग बाहर निकल गए, ये हो गया, वो। अरे सर, मैं रह रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा नबी साहब, चलिए ठीक है, ये बहरहाल ये तो एक ईरान के मौजू पे गुफ्तगू है, और कल हमने देखा फ्लोरिडा पे नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फिर से धमकी दी है ईरान को, हो सकता है 26 के अंदर मामला गालिबन, खुदा ना करे हम जंग के कभी भी कायल नहीं होंगे। और ईरान की जिस तरह से 2025 में कौम ने, उन्होंने कहा कि हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं हुकूमत से, लेकिन हम ये कबूल नहीं करेंगे कोई रिजीम चेंज हो, और नहीं हुआ। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है ईरानियों की 2025 के अंदर। लेकिन नकवी साहब, एक जगह में मौजूद था, एक ईरानी मुझे मिला, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ये बात कही, उसने मुझे देखे, जब मैंने उससे गुफ्तगू की, उसने कहा कि पाकिस्तान, मैंने कहा जी, क्या पाकिस्तान मरद, पाकिस्तान और ईरान की 2025 के अंदर ताल्लुकात में बहुत मजबूती आ गई है, और अब ये मजबूती आप नहीं समझते इसको मजीद मुस्तहकम करने के लिए जो पाकिस्तान के ज़ायरीन हैं या जो भी यहां से जाना चाहते हैं उनको ऑन अराइवल वीजा मिल जाए? नहीं, वीजे का मसला नहीं है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। असल में ये जो 12 रोजा जंग हुई है, इसके बाद चूंकि जो जासूसों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है और इस तरह के जो मामला हैं, उसके बाद इन्होंने वीजा जो ये लेते हैं उसके प्रोसेस में थोड़ा सा मामला लंबा कर दिया, लेंथी कर दिया, कि वो वीजा पहले वहां की एम्बेसी लगा के दे देती थी, अब वो यहाँ वजारत खारजा के पास आता है, ये उसको वेरीफाई करते हैं, फिर उसको वीजे के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ये इन्होंने थोड़ा प्रोसेस लेंथी कर दिया, बाकी मना नहीं है, जायरीन तो आ रहे हैं। मैं अभी तकरीबन इन्हीं अय्याम के अंदर हजरत मासूमा के हरम में पाकिस्तानी तकरीबन सैकड़ों जायरीन मौजूद हैं। ऐसी बात नहीं है, नहीं बिल्कुल जायरीन आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यहां से मतलब कोई अगर चलना चाहे, जाना चाहे, ऑन अराइवल वीजा मिल जाए ना, दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करते हैं। यही मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि पहले ऑन अराइवल का सिलसिला नहीं था, लेकिन एम्बेसी के हाथ में इख्तियार था, एम्बेसी खुद दे देती थी, जिस वजह से जो नुकसान हुआ उसमें यह हुआ कि बहुत सारे जो आप जिन्हें एजेंट्स कहते हैं या जो काम करने वाले लोग होते हैं, उस तरह की एक बड़ी तादाद सामने आई। तो इन्होंने ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कानून लागू कर दिया कि जो भी वीजा लेने आएगा, एक तो वो हुजूरी तौर पर खुद जाकर एम्बेसी के अंदर हाजिर होगा, और फिर उसका वीजा की डिटेल्स जो है वो, पासपोर्ट की डिटेल्स जो है वो ईरान वजारत खारजा को आएंगी, फिर वो ओके करके आगे बढ़ाएंगे। ये प्रोसेस इन्होंने लेंदी कर दिया है आफ्टर 12 डेज ऑफ वॉर। तो ये सबके लिए है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। इंटरेस्टिंग साहब, आखिरी 2-3 मिनट रहते हैं आपसे गुफ्तगू में। देखिए, मैं आपको एक इत्तला दे दूं। मेरे बहुत सारे दोस्त अफ्रीका से, यूरोप से आते हैं, जितने दोस्त आ रहे हैं सब बता रहे हैं कि इसी प्रोसेस के जरिए हम आए हैं, प्रोसेस लेंदी हो गया है। तो ये कुछ सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ठीक है, इन्होंने अच्छी बात है, सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से इसको। अच्छा नकीर साहब, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अब आज वक्त कम है, मैं आपके साथ हमेशा बहुत तफसीली गुफ्तगू करना चाहता हूं, लेकिन वक्त की आज बहुत किल्लत है क्योंकि हम एक और सेगमेंट भी करते हैं मौजू पे। आखिरी सवाल ये बताइएगा कि तशक्कुर पाकिस्तान का नारा लगा ईरान की पार्लियामेंट से, मसूद पज़ेश्कियान जो ईरानी सदर है उन्होंने पाकिस्तान की तारीफें की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से गर्मजोशी से वो मिलते हैं। क्या कुछ इत्तलात है आपके पास या आप लोगों से बातचीत ईरान के अंदर लोग करते हैं, क्या पाकिस्तान ने ईरान को, जो ईरान इसराइल जंग हुई है, चले मैं सवाल पूछ लेता हूं, कोई दिफाई मदद भी की थी क्या?
देखिए, मॉरल सपोर्ट तो हर हर ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान ने की है, चाहे वो इंटरनेशनल फोरम हो, चाहे वो डोमेस्टिक फोरम हो। मॉरल सपोर्ट तो पाकिस्तान ने हर फोरम के ऊपर की है, और ये पूरी दुनिया को पता है। और उस वक्त ईरान को सबसे ज्यादा मॉरल सपोर्ट की जरूरत थी, क्योंकि वो जंग तो अपने वेपन से लड़ रहे थे, और आपने देखा कि जिस हद तक जंग हुई है वो सारे उनके वेपन से हुई है, मिसाइल से हुई है, उनके अपने डिफाई सिस्टम के अंदर भले कमजोरियां हो, जो डिफेंस हुआ है उनको अपने डिफाई सिस्टम से हुआ है। मॉरल सपोर्ट तो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में, पसंद पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क था ईरान के हवाले से जिसने मॉरल सपोर्ट में किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी है, और ये वाकई काबिल तारीफ इकदाम है। बाकी दीगर जो इमदाद है उनके हवाले से कोई तफसील किसी के पास भी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तो सारे जो काम है ये हुकूमती सतह की है, एजेंसी की सतह के होते हैं, इस पर तो किसी को भी मालूमात नहीं हो सकती है। लेकिन मॉरल सपोर्ट पाकिस्तान की बेमिसाल रही है, और वाकईन ईरान को इसका हक अदा करना चाहिए है। और एक जुमला और मेरी तरफ से नोट करते जाइएगा, आखिरी जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। ये जो हालात चल रहे हैं, देखें, इसराइल ने बिलियंस ऑफ डॉलर का बजट रखा है मीडिया के ऊपर, ताकि इसराइल के चेहरे पर जो कालक मली गई है उस कालक को दूर किया जाए। अच्छा, एक दूसरा, अमेरिका और इसराइल जो इस खित्ते में मिलकर कोशिश कर रहे हैं, आपने लैटिन अमेरिका के अंदर जो अमेरिका ने रिजीम चेंज किए हैं, उन रिजीम चेंज के अंदर चिली एक मुल्क है जिसके अंदर भी रिजीम चेंज की गई थी, लेकिन उसका सदर जो लेंसे है उसने क्या काम किया अमेरिका के साथ, अपनी आवाम के लिए किस तरह से अपने रिसोर्सेज को उसने कंट्रोल में रखे, मामला आगे बढ़ाए, अमेरिका की एम्बेसी को महदूद किया। नतीजे में किस तरह से आवाम को इसी मीडिया के जरिए, जिसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए गए हैं, आवाम को गुमराह करके उसी सदर के खिलाफ भड़काया गया। उसी सदर को फिर उसका तख्ता अपने नफूजी लोगों के जरिए, एजेंट्स के जरिए कल्टी करवाकर, उसको मरवाकर फिर किस तरह से चिली के ऊपर कब्जा किया गया। सेम यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। सेम यही फॉर्मूला जो दुनिया के बहुत सारे ममालिक में अमेरिका अप्लाई कर चुका है। आखिरी आखिरी बस आखिरी बात, यहाँ नहीं, आपकी बात से आखिरी सवाल, आखिरी यस और नो में जवाब दीजिएगा, या कुछ एक दो सतह इजाफा कर दीजिएगा, वक्त कम है। क्या जंग होने जा रही है इसराइल और ईरान की फिर से 2026 के अंदर? कभी भी नहीं होगी, याद रखिएगा, ये मेरा जुमला टिकट में चलाइएगा, अभी कभी भी नहीं होगी जब तक ईरान इंटरनली डिस्टर्ब नहीं होगा, इंटरनल चेंजिंग नहीं आएंगी। इसराइल क्या, अमेरिका क्या, दुनिया के किसी भी खित्ते के ममालिक मुल्क के अंदर पावरफुल ये दम नहीं है कि वो ईरान के साथ बराह रास्त जंग छेड़ सके। 12 दिन में ये इसराइल और अमेरिका को अच्छा तजर्बा हो गया, इसलिए ये सॉफ्ट वॉर के जरिए कोशिश में लगे हैं। जब तक ईरान में अवाम का इत्तेहाद है, अमेरिका और इसराइल चले, इंटरेस्टिंग, आपका टिकट मैं चलवा रहा हूं, और ये मैं इंशाल्लाह, अगर आपकी ये पेशंगोई गलत साबित हुई तो फिर मैं आपको फिर से आपको लाइव लूंगा। मैं कहूंगा मुर्तजा साहब आपकी पेशंगोई गलत साबित हुई। मैं हाजिर हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मुर्तजा नकवी साहब, आपने बहुत ही मुख्तसर वक्त लिया है, लेकिन ईरान के अंदर जो मामला चल रहे थे, जाजी जो सूरत हाल जो चल रही है, इस पर आपने जो लबकुशाई की, आपने बहुत कुछ इसके हवाले से बयान भी फरमाया। और मैंने खास तौर पे ऐसे, क्योंकि पाकिस्तान से ये शो होता है, पाकिस्तान ईरान की दोस्ती के हवाले से, हमारा एक इस्लामिक ब्रदरली कंट्री है, जैसे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ईरान भी हमारा इस्लामिक ब्रदरली कंट्री है। ईरान ने पाकिस्तान को 2025 में बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया है, तो हम भी ईरान को थैंक यू कहते हैं, वेलकम कहते हैं, एंड ये भी कहते हैं कि वी विल ऑलवेज सपोर्ट यू बिकॉज यू आर आवर ब्रदरली इस्लामिक कंट्री। इस नुक्ते पर ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद कराची के मसाइल पर एक सेगमेंट कर रहे हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कराची के सेगमेंट को अभी थोड़ा सा डिले करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है जिसके बकौल पाकिस्तान की जो माशी 2025 में जो तरक्की के जो 2025 और 26 का जो माली साल अभी चल रहा है 6 माह के अरसे के अंदर, कहा यह जा रहा है कि 3.7% की शरह नमू रही है। सनती शोबा सनती सरगर्मियों में 9.38% और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से 5% का इजाफा हुआ है। ज़राअत गंदम की पैदावार का हदफ 29 मिलियन टन मुकर्रर। ज़राई कर्जों में 18% इजाफा हुआ है। महंगाई नवंबर 2025 में महंगाई की शरह मामूली कमी के बाद 6.1% पर आ गई है। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में नवंबर के दौरान 5046 पॉइंट का इजाफा हुआ है। ये हुकूमती दावा है, हुकूमत बहुत खुश है। अल्लाह करे 2025 में मुआशी तरक्की भी हो, लेकिन मैं जब सड़कों पे जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, मुझे तो ये कुछ नजर नहीं आ रहा होता। बहरहाल अफसोस, मैं कोई नेगेटिव पिक्चर पोर्ट्रे नहीं करना चाहता। वी लव आवर कंट्री एंड वी आर ऑलवेज फॉर द पॉजिटिव रिपोर्टिंग इन टर्म्स ऑफ वी आर गोइंग टू टेल द रियलिटी, बट दिस मे बी ट्रू एंड वी हैव। हमारे साथ मौजूद है K21 की सीनियर रिपोर्टर हैं उधर शेख साहिबा जी। उधर साहिबा, ये बताइएगा, ये मुआशी रिपोर्ट आई है, आप समझती हैं कि हुकूमत ने सही मंजरकशी की है पाकिस्तान के मुआशी हालात की?
मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान की जो माशी बहाली है उसमें अभी जो है वो काफी बेहतरी देखी जा रही है और हुकूमत की जानिब से जो है वो जारी की गई है। ये दिसंबर 2025 की जो माशी रिपोर्ट है माली साल 2025 की जो पहली है उसमें मुल्क की जो मजमूई GDP ग्रोथ वो 3.71% जो है वो बताई गई है। आपको ये भी बताते चलूं कि सनअती तरक्की और ज़र मुबादला ज़खायर में भी जो है वो बड़ा इजाफा बताया गया है। सनअती शोबे में जो है 9.3% जो है वो है। जबकि मैं आपको भी बताऊं कि रिपोर्ट में आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। आप मुझे सुन सकते हैं? अब आ रही है सही। जी जी साहब, इनको फिर से मिलाने की कोशिश कीजिएगा अगर ये लग सकती है कॉल इनको। हम आपको फिर से मिलाते हैं आपको। जी 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 पैरल अभी हुदा साहब राब्ता बड़ा मुनक़ता हो गया, लेकिन हुदा साहब आपको कॉल आ गई है? जी हुदा साहब आप हैं हमारे साथ मौजूद? ओके जी। बहरहाल वो अभी इनसे राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। ये मुआशी रिपोर्ट हुकूमत ने दी है। हुकूमत का दावा, जैसे मैंने कहा कि ये शायद ग्राउंड रियलिटीज़ जो है, ज़मीनी हक़ाइक़ जिसको आप कहते हैं, वो शायद ऐसे ना हो। पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी उदा साहिबा आप हमारे साथ आ गई, वापस ये बताइएगा जी आपका तबसरा क्या है? आपने रिपोर्ट तो बता दी, तबसरा क्या है इसमें आपका? जी उदा साहिबा आप मुझे जी उदा साहिबा आवाज आ रही है आपको? जी जी मुझे आपके बात आ रही है। जी मैं ये जो रात में शोबे के हवाले से भी जो है वो जो है रिपोर्ट में जो है सऊदी अरब से जो है 16.1 अरब डॉलर जो है वो सऊदी अरब का है। ये सारी सूरत मजमूई तौर पर जो इस वक्त अपनी ज़र मुकाबले ज़खायर हैं वो 19 दिसंबर 25 अरब डॉलर पर जो है वो मुस्तहकम रहे। मैं आपको ये भी बताऊं कि ये काफी हद तक सूरत हाल जो है वो स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट करता है। मुल्क की जो ज़र मुकाबले है भी स्टॉक काफी बेहतरी की सतह पर नजर आई है। स्टॉक मार्केट जो है वो जो है 5,040 पॉइंट में इजाफा दे, जिससे पता चली जा रही है। जी जी बहुत शुक्रिया आपको शेख साहबा, आपने आवाम को आगाह किया कि जो मुआशी जो रिपोर्ट हुकूमत ने जो पेश की है। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर हैं हारून साहब क्राइम। अच्छा ले रहे हैं, अभी उनको हम ले रहे हैं। बहरहाल और अभी मैं बताना चलूँ कराची के हवाले से जो सूरत हाल है वो ये है कि कराची के अंदर आज वैसे न्यू ईयर्स नाइट है और इतला ये आई हुई है अभी तक कि हुकूमत ने सिंध हुकूमत ने कहा है कि जो भी फायरिंग करेगा, एरियल फायरिंग करेगा, उसके ऊपर जो है कत्ल का मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो लिहाजा प्लीज ये जो मनचले मीडिया वाले चलाते हैं ना, जो बाइक्स तेज चलाते हैं या जो फायरिंग की जाती है, आप ग्लोरीफाई करते हैं, खुदा के लिए ये ना करें, आप खुशी मनाइए। बहरहाल हमें हारून साहब ज्वाइन कर चुके हैं। हारून साहब कराची 2025 के हवाले से बिल्कुल टू द पॉइंट सवाल, क्राइम में इजाफा हुआ है या कमी आई है इस साल? देखिए अगर हम बात करें 2025 की तो इस पे कमी नहीं आई है। पिछले रवां साल के मुकाबले में इस साल हादसा भी ज्यादा हुए हैं, जबकि जो है वारदातों की जो है वो रिपोर्ट भी ज्यादा हुई। अगर मैं बात करूं मुख्तलिफ हादसा के दौरान जो है अब तक जो है 857 अफराद ट्रैफिक हादसा में जाँ बाक हुए हैं। ट्रैफिक हादसा में जाँ बाक अफराद में से 670 मर्द है, 90 खवातीन है, 74 बच्चे और 24 बच्चियां शामिल हैं। ट्रैफिक हादसा में जख्मियों की तादाद जो है वो 9000 से ज्यादा है। शेर काज में रवा बरस डकैती मजम्मत और डाकुओं ने फायरिंग करके 91 अफराद को जिंदगी से महरूम कर दिया है। वारदात के दौरान इन्हें कत्ल कर दिया है। पुलिस जो है वो सिर्फ दावे करती रह गई है। इतने शेरों का जो है डकैती मजम्मत पर कत्ल होना कराची पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। अगर पुरतशद्दुद के वाकयात में जो है अवाम के हाथों 35 जो है वो डकैत जख्मी भी हुए। अगर हम दीगर फायरिंग के वाकयात की बात करें तो मुख्तलिफ फायरिंग के वाकयात में 362 मर्द, 34 खवातीन, 15 बच्चों और 8 बच्चियों समेत जो है 419 अफराद जाँ बाक हुए हैं।
फेयरिंग के वो मुख्तलिफ वाकयात में जो है 1500 से ज्यादा जो है खवातीन व मर्द व बच्चे जख्मी हुए। रवां बरस मजमूई तौर पर 5 बोरी बंद लाशें मिली है, जिनमें से 3 मर्द और 1 खातून की और 1 बच्चे की लाश शामिल थी। मुख्तलिफ वाकयात में 23 अफराद को तशद्दुद ज़दा लाशें भी बरामद हुई है, जिनमें से 13 मर्द, 7 खवातीन, 2 बच्चों और 1 बच्चे की लाश शामिल है। चोरियों के वार से 40 अफराद को कत्ल किया, जिनमें से 36 मर्द और 10 खवातीन शामिल है। रवा बरस जो है कराची के अंदर जो आतिशज़दगी के जो वाक़या पटाखों की फैक्ट्री में धमाके के बाइस 5 अफराद जांबाक और 31 अफराद जख्मी हुए थे। आजाद छिपा फाउंडेशन के आजाद शुमार के मुताबिक जो गैस सिलेंडर के वाक़यात में 11 अफराद जो है हलाक हुए, 40 के करीब जख्मी हैं, जबकि छत के दीगर वाक़या जिस तरह छत से गिरने के वाक़यात में 76 अफराद जांबाक हुए। रवा बरस शहर के मुख्तलिफ छत गिरने के वाक़यात में 19 अफराद जांबाक हुए, जबकि ट्रेन के हादसात में जो है वो 51 अफराद जांबाक हुए। करंट लगने से जो 33 अफराद हलाक हुए हैं। 2025 में 13 अफराद खुले नालों में डूबकर जांबाक हुए, जबकि 10 मर्द और 3 बच्चे शामिल हैं। जबकि खुले जो है ये जो नाले हैं जिनमें डूब के मरे हैं, जबकि अगर हम खुले गटरों की बात करें, मेन होलों की बात करें, तो इसमें जो है अब तक जो है 27 अफराद जो है जिनमें बच्चे बच्चियां शामिल हैं, वो खुले मेन होलों में गिर के अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। जबकि कराची के मेयर सिर्फ दावे कर रहे हैं कि हम जो है खुले मेन होलों पे ढकने लगा रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक जो है कहीं भी जो है ढकना लगते हुए हमें उस तरह नजर नहीं आ रहे। गुज़श्ता दिनों भी जो है एक कुरंगी के अंदर वाकया पेश आया, जिसमें 8 साल का बच्चा खुले में गटर के अंदर जो गिर के अपनी जिंदगी की बाजी हार चुका था। अगर हम बात करें रवां साल पानी में डूबकर जांबाक होने वाले अफराद की तादाद 85 है, गटर में गिरने वाले अफराद भी इससे कहीं ज्यादा है। रवां बरस जो है आतिशज़दगी के वाकयात में जो है 21 अफराद जलकर जांबाक हुए, जबकि 133 जख्मी हुए। साल भर में 23 अफराद ने खुदकशी की है, जिनमें से रवां साल जो है 123 अफराद ने खुदकशी की है। इस तरह के वाकयात अगर मोटरसाइकिल चीना जब्ती की वारदातें जो है वो 25,000 से ज्यादा रिपोर्ट हुई है। कराची पुलिस सिर्फ जो है अपने दावे कर रही है वारदातों को रोकने में। कराची के शहरी अपने घर की दहलीज पर, राहों में मोटरसाइकिलें, कारों से महरूम होते रहे, अपनी कीमती सामान, नकदी, मोबाइल फोनों से भी महरूम होते रहे हैं। ये वो रिपोर्टें जो पुलिस मुख्तलिफ थानों में दर्ज हुई है, जो वो रिपोर्टें जो शहरी जो मुकदमा दर्ज नहीं करते वो इसके अलावा है। जी बहुत शुक्रिया आपका हारून साहब, आपने बहुत तफसील से कराची के अंदर 2025 में जो वाकयात हुए हैं क्राइम के वो आपने लोगों तक बताया, जिसमें अंदरनाक वाकया ये, जैसे उन्होंने बताया भी कि परसों एक और बच्चा जो है वो गटर में गिर के जाबाक हो गया। मैंने भी कहा था बहुत तकलीफ होती है। इब्राहिम आज नजरों से नहीं जाता और फिर से ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। कोई कहता है वो उसका चेयरमैन था टाउन का, उस पार्टी का था, उस पार्टी का था। बहरहाल चलिए कराची का से एक अच्छी खबर भी दे देता हूँ कि कल से सुनने में आ रहा है डबल डेकर बसें कराची की सड़कों में आ जाएंगी। और आज की खबर है कि औरंगी से जो ऑरेंज लाइन चलती है और फिर बहुत से लोग वहां जाके ग्रीन लाइन लेते हैं नुमाइश जाने के लिए, उनके लिए एक टिकट कर दिया गया। यानी कि अगर आपने औरंगी टाउन में कोई टिकट खरीदा है तो वो आप उसी पर आप ग्रीन लाइन पे बैठ के अपनी मंजिल यानी नुमाइश तक पहुंच सकते हैं। अच्छा इकदाम है, जो बात है अच्छा इकदाम है, लेकिन सिंध हुकूमत को बहुत कुछ और यहाँ की शहरी हुकूमत को बहुत कुछ अच्छा करना चाहिए। 2025 खत्म होने वाला है, 1 घंटा रहता है। तस्मीन जावेद आपके सामने देखते हैं क्या हम हमारी टीम आपके लिए नए प्रोग्राम्स लेके आती है। सियासी तौर पे 2026 कैसा होगा? कल इमरान खान साहब की जो हमशीरा है, कल वो फिर से गई थी अडियाला जेल। उन्होंने कहा है कि एहतजाज शुरू हो चुका है और हम सड़कों पे आ चुके हैं, जिसको आना है निकल जाए और यही वक्त है। और लगता ही नहीं है पीटीआई वाले अब उनकी अभी तक जो लग ये रहा है, जो मिक्स सिग्नल्स वो भेजते हैं, हो सकता है आगे जाके कुछ चीज़ें तब्दील भी हो जाए, क्योंकि बैरिस्टर गौर तो गुफ्तगू की बात कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान की जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो गालिबन गुफ्तगू नहीं करना चाहते। लेकिन हुकूमत कह रही है कि हम गुफ्तगू करेंगे और हम करेंगे, लेकिन शर्त यह है, शराइत यह है कि 9 मई के हौसले को माफ़ी मांगनी होगी और लीगल मैटर्स पे गुफ्तगू होगी। स्टेलमेट सिचुएशन है। आई होप कि 2026 के अंदर रियलाइजेशन हो जाए कि मुल्क अब आगे जाना है, रियासत अब बहुत आगे जा रही है माशाल्लाह। सिफारती तौर पे बहुत आगे जा रहे हैं, मौशी तौर पे भी फ़ायदा लेना है हमें। इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर और पिछले हफ्ते इसाक साहब ने ये ऐलान किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो फौजी फर्टिलाइजर्स में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है
और ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की कंपनी है, तो इन्वेस्टमेंट आ रही है, सरमायाकारी आ रही है। अब सियासी इस्तेकाम की जरूरत है, इस दुआ के साथ कि मेरा मुल्क फले फूले 2026 के अंदर और एक आम आदमी के मसाइल हल हो और उसके इंसाफ के मसले हल हो और उसके लिए जिंदगी आसान हो। तस्मीन जावेद को खबर से तजिए तक से इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।